हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन मोस्ट वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बायो रैंक मेकर। फ्रेंड्स, तो आज हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन यानी कि जितने भी हिंदी माध्यम के बच्चे हैं उनके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी लेक्चर है। ठीक है, अगर इस 2026 यानी कि जो अपकमिंग एग्जाम है जो आपका 3 मई को होने वाला है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये आपके रिवीजन टाइप का है। आप इसे एक बार जरूर देख करके ही जाए एग्जाम देने बच्चे। ठीक है, सबसे पहली बात यहाँ पर जो होता है बच्चे ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, जैसा कि आप लोगों को पता है, ह्यूमंस आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड विविपेरस ऑर्गेनिज्म। ये आपको पता है बच्चे कि जो ह्यूमंस जो होते हैं ना वो क्या होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, यानी कि लैंगिक जनन पाया जाता है ह्यूमंस में। क्या कौन सा रिप्रोडक्शन होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इसलिए हम लोग लिखे हैं कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग। बीबी पेरस का मतलब क्या होता है? बीबी पेरस को हिंदी में हम लोग जरायुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? जरायुज बोलते हैं। और बीबी पेरस का मतलब ये होता है जैसे कि ह्यूमंस जो होते हैं ना बच्चे, ह्यूमंस जो होते हैं वो बच्चा पैदा करते हैं, अंडा देने वाले नहीं होते हैं। क्योंकि जो एग लेइंग ऑर्गेनिज्म है उन्हें ओवी पेरस बोल देते हैं, जो बच्चा पैदा करते हैं डायरेक्ट उन्हें बीबी पेरस बोल देते हैं। इसलिए यहाँ पे क्या बोला गया बच्चे? बीबी पेरस ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो दो बातें यहाँ से समझ में आई कि ह्यूमंस जो होते हैं वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी कि ह्यूमंस जो होते हैं बच्चे वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। उसके साथ साथ आपको ये पता होना चाहिए कि ह्यूमंस जो होते हैं वो विविपेरस ऑर्गेनिज्म होते हैं। विविपेरस को हिंदी में जरायुज बोलते हैं बच्चे। क्या बोलते हैं? जरायुज। अगर स्टेप की बात करें, हम लोग मानव जनन की जो पद की बात करते हैं बच्चे, ठीक है, तो यहाँ पर आपको स्टेप के बारे में बात करें, जैसे गैमिटोजेनेसिस। आपको क्या देखने को मिलता है बच्चे? गैमिटोजेनेसिस। गैमिटोजेनेसिस क्या होता है? युग्मक जनन इसे हिंदी में बोलते हैं बच्चे। क्या बोलते हैं? युग्मक जनन हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, युग्मक जनन। अब इसमें क्या होता है बच्चे? एक होता है स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है ना, यानी शुक्राणु जनन। तो शुक्राणु जनन के बाद बच्चे स्पर्म बनता है। ठीक है, और फीमेल में क्या होता है? अंड जनन, यानी कि ओजेनेसिस। ओजेनेसिस के बाद क्या बनता है? ओवम बनता है। ओवम को अंडाणु बोल सकते हैं, स्पर्म को शुक्राणु बोल सकते हैं। ठीक है, तो बच्चे गैमेटोजेनेसिस जो है दो तरीके का हो गया। एक तो हो गया मेल में। अगर मेल में हो रहा है तो उसे आप क्या बोल दोगे? मेल में होगा तो स्पर्म बनाएगा, यानी शुक्राणु बनाएगा। शुक्राणु जनन जो कि आगे चल के अभी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, आगे चल के अभी पढ़ने वाले हैं हम लोग। ठीक है ना, तो अगर वो मेल में हो रहा है बच्चे, अगर वो मेल में हो रहा है तो फिर आप उसे क्या कह देते हो? आप उसे कह देते हो शुक्राणु जनन। ठीक है, क्या कह देते हो? शुक्राणु जनन। और बाद में क्या बनता है? शुक्राणु का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये चीज हो गया। अगर वो फीमेल में हो जाता है तो उसे अंड जनन बोलते हैं बच्चे। क्या बोलेंगे? अंड जनन। और अंड जनन के बाद क्या बनता है? ओवम बनता है। क्या बनता है बच्चे? ओवम बनता है। यहाँ पे ओवम यहाँ पे लिखा भी गया। ठीक है, ओवम का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद जब स्पर्म बन जाएगा तो दूसरा स्टेप आता है बच्चे, यानी कि पद की बात करें, पहला गैमेटोजेनेसिस यानी कि गैमेट बन गया। उसके बाद इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन में क्या होता है? वीर्यसेचन हिंदी में इसे बोलते हैं। वीर्यसेचन का मतलब ये होता है मादा योनि में शुक्राणु का स्थानांतरण। आप किस तरीके से मादा योनि में शुक्राणु का स्थानांतरण कर रहे हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं बच्चे? उसी को हम लोग बोल देते हैं इनसेमिनेशन। क्या बोल देते हैं बच्चे? इनसेमिनेशन बोल देते हैं। ठीक है, इनसेमिनेशन। ठीक है ना, इनसेमिनेशन बोल देते हैं, कि वीर्यसेचन, मादा योनि में शुक्राणु का स्थानांतरण। ठीक है, फर्टिलाइजेशन क्या हो जाएगा? अब फर्टिलाइजेशन में बच्चे ये होता है कि निषेचन तो हिंदी में आपने बोल दिया, शुक्राणु एवं अंडाणु का संलयन। जैसे मान लो आपको मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे करके मैं आपको बताऊं, तो जैसे कि मान लो बच्चे, ये क्या हो गया? ये आपका स्पर्म हो गया। ठीक है, क्या हो गया? स्पर्म हो गया। ठीक है, स्पर्म हो गया। अब इसका फर्टिलाइजेशन आप ओवम से करवा दे रहे हो। क्या करवा दे रहे हो बच्चे? ओवम से, यानी कि अंडाणु से करवा दे रहे हो। ठीक है, तो जब अंडाणु से जब इसका फर्टिलाइजेशन ओवम से करवाओगे, ओवम से करवाओगे, ठीक है, तो दोनों मिल करके फर्टिलाइज हो जाएंगे तो जाइगोट बना देंगे बच्चे। क्या बना देंगे? जाइगोट। तो इसी प्रोसेस को, यानी कि स्पर्म और ओवम के मिलने के, यानी कि संलयन के प्रोसेस को आप क्या बोल देते हो? आप बोल देते हो फर्टिलाइजेशन, यानी कि निषेचन बोल देते हो। ओके, आगे बढ़े। जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है बच्चे तो फिर क्या बनता है? जाइगोट बनता है। जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो युग्मनज का निर्माण हो जाता है। ठीक है, जब जाइगोट बन जाता है तो फिर क्या होगा? युग्मनज का निर्माण हो जाएगा। जब युग्मनज का निर्माण हो जाएगा बच्चे, उसके बाद उसका क्या होता है? इम्प्लांटेशन होता है। ठीक है, इम्प्लांटेशन को हिंदी में क्या बोलेंगे बच्चे? इम्प्लांटेशन को आप हिंदी में बोल दोगे
क्या अंतःरोपण बोल दोगे, क्या बोल दोगे बच्चे, अंतःरोपण बोल देते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चे एक चीज देखेंगे, ध्यान देंगे जरा, यहाँ पर क्या हो रहा है, अभी अंतःरोपण हो रहा है। तो इस प्रोसेस में आप ब्लास्टोसिस्ट का नाम नहीं भूलेंगे बच्चे, इस ब्लास्टोसिस्ट का नाम ना आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। ब्लास्टोसिस्ट जो होता है बच्चे, गर्भाशय की दीवार में चिपक जाता है, यानी कि क्या होता है, अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट टू द वॉल ऑफ यूट्रस। अब कौन से वॉल से, तो एंडोमेट्रियम से बच्चे, ठीक है, एंडोमेट्रियम से, एंडोमेट्रियम के वाल से जाकर के चिपक जाता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को आप क्या बोल देते हैं बच्चे, इस प्रोसेस को आप बोल देते हो इम्प्लांटेशन, यानी कि अंतःरोपण बोल देते हो। ओके, आई होप कि इतनी चीजें क्लियर है। इम्प्लांटेशन क्या होता है, इम्प्लांटेशन में आप क्या देखते हो, ब्लास्टोसिस्ट का, ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है हम आगे चल के बताएंगे, कितने सेल्ड स्टेज को हम लोग ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं, ब्लास्टुला, ब्लास्टोमियर, यानी कि जितने भी सेल्स होते हैं उन्हें आप ब्लास्टोमियर कह देते हो। जो डिवाइड होकर जो सेल्स बनते हैं, जैसे 1 से 2 बना, 2 से 4 बना, 4 से 8 बना, ठीक है, इन सबको आप ब्लास्टोमियर कह देते हो। तो वही जब ब्लास्टोसिस्ट होता है ना, ब्लास्टोसिस्ट स्टेज होता है, ठीक है, तो ब्लास्टोसिस्ट का गर्भाशय की दीवार में चिपक जाना ही क्या कहलाता है बच्चे, इम्प्लांटेशन कहलाता है। अब जब इम्प्लांटेशन हो जाएगा तो फिर गर्भावधि स्टार्ट हो जाएगी, क्या स्टार्ट हो जाएगी, गर्भावधि, यानी कि गेस्टेशन पीरियड जिसे आप बोल देते हैं। जिस दिन इम्प्लांटेशन हुआ उस दिन से जिस दिन बच्चा जन्म ले रहा है, इस पीरियड को आप लोग गेस्टेशन पीरियड, यानी कि आप लोग गर्भावधि बोल देते हो, गेस्टेशन पीरियड भी बोल देते हैं। जब गेस्टेशन पीरियड कंप्लीट होगा, अगर ह्यूमन बींग्स की बात करें तो ऑलमोस्ट 9 महीने की बात होती है, उसके बाद बच्चा जो है बाहर आ जाता है। ठीक है, उस प्रोसेस को पार्चुरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे, पार्चुरेशन, यानी कि प्रसव, हिंदी में आप प्रसव बोल देते हैं, यानी कि शिशु का जन्म ले लेना ही क्या कहलाता है, प्रसव कहलाता है। शिशु का जन्म ले लेना प्रसव कहलाता है। बच्चे हम लोग ये हिंदी माध्यम वाले बच्चों के लिए लेकर के आए हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग का तो बायो रैंक मेकर पे इंग्लिश में तो पढ़ ही रहे हैं, सभी चैप्टर को बहुत अच्छे से कर रहे हैं हम लोग, बाकायदे लिख लिख करके पूरा नोट्स बना रहे हैं अच्छे से, ठीक है, लेकिन ये हिंदी माध्यम वाले बच्चों के लिए हमने सोचा है कि कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि हिंदी माध्यम के बच्चे कैसे पढ़ रहे होंगे, तो उनके लिए भी कुछ ध्यान में रख करके हम लोगों ने ये काम शुरू किया है। ठीक है, तो पार्चुरेशन हो गया, एक बार फिर से पार्चुरेशन जब हो जाएगा तो पूरा स्टेप अपना कंप्लीट हो जाएगा। एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं, यानी कि स्टेप की बात कर रहे थे बच्चे, किसकी बात कर रहे थे, स्टेप की जब बात कर रहे थे, तो स्टेप ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन, आखिर आपको कौन कौन सा स्टेप देखने को मिलता है। मानव जनन के पद की बात कर लेते हैं, तो सबसे पहला गैमेटोजेनेसिस मिलता है, युग्मक जनन होता है। ठीक है, युग्मक जनन में अगर मेल है तो स्पर्म बनेगा, यानी शुक्राणु बनेगा, अगर मादा है तो ओवम बनेगा। ठीक है, उसके बाद इंसेमिनेशन, यानी कि वीर्यसेचन, वीर्यसेचन में क्या होता है, मादा की योनि में शुक्राणुओं का स्थानांतरण हो जाता है बच्चे। ठीक है, मादा की योनि में क्या करते हैं, शुक्राणुओं को स्थानांतरित कर देते हैं, और इस प्रोसेस को इंसेमिनेशन बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन, तो निषेचन में क्या होता है, शुक्राणु एवं अंडाणु का संलयन हो जाता है। उसके बाद जब इन दोनों का संलयन हो जाएगा तो जाइगोट बन जाएगा, यानी युग्मनज बन जाएगा। ठीक है, जब युग्मनज बन जाएगा उसके बाद क्या होगा, इम्प्लांटेशन होगा। जब ब्लास्टोसिस्ट, जब डिवाइड करके ब्लास्टोसिस्ट स्टेज पे जाता है, तो फिर इस ब्लास्टोसिस्ट का क्या होता है बच्चे, इस ब्लास्टोसिस्ट का होता है इम्प्लांटेशन, यानी कि क्या होता है, उसका अटैचमेंट हो जाता है। ठीक है, तो ब्लास्टोसिस्ट का गर्भाशय की दीवार से चिपक जाना ही इम्प्लांटेशन कहलाता है। उसके बाद जब इम्प्लांटेशन हो जाएगा तो बच्चा धीरे 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 ग्रो करना शुरू कर देगा। तो इस प्रोसेस को गर्भावधि बोल देते हैं, गेस्टेशन पीरियड बोल देते हैं। जब गेस्टेशन पीरियड कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा बच्चे, बच्चे का पार्चुरेशन हो जाएगा। क्या होगा, पार्चुरेशन, यानी कि शिशु का जन्म हो जाएगा। बस ये सारी प्रोसेस है। ठीक है, अब हम लोग इस चैप्टर में बच्चे जिस टॉपिक की तरफ बढ़ने जा रहे हैं वो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ध्यान रखना, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कई बार पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, डायरेक्ट यहाँ से, अगर आप किसी बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं क्वेश्चन, और ड्राइंग, वो क्या कहते हैं, डायग्राम तो जरूर ही पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं बच्चे, अब हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं, नर जनन तंत्र की बात कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, सबसे पहला बात, ये प्रेजेंट किस रीजन में होगा, इसको हाईलाइट कर लेना बच्चे। ये प्रेजेंट किस रीजन में होता है, पेल्विक रीजन में प्रेजेंट होता है। ध्यान रखना, प्रेजेंट प्लस और एंटी इस तरीके से लिखा गया है तो प्रेजेंट है बच्चे, अगर इस तरीके से आपको लिखा दिख रहा है तो क्या है, अब्सेंट है।
ठीक है। तो ये प्रेजेंट किस रीजन में होता है? तो प्रेजेंट होता है बच्चे पेल्विक रीजन में। किस रीजन में प्रेजेंट है? पेल्विक रीजन में प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देंगे पेल्विक रीजन में प्रेजेंट है, तो इस बात को जरूर ध्यान देंगे। ठीक है, अब इसको हम लोगों ने डिवाइड किया है। जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है बच्चे, इसको हम लोगों ने क्या किया? डिवाइड किया। एक तो होता है प्राइमरी, अगर इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा तो वो प्राइमरी है। अगर सेकेंडरी इस तरीके से देखने को मिलेगा तो उसको सेकेंडरी कहेंगे। ठीक है ना। तो एक तो हो जाएगा आपका क्या? प्राइमरी, और दूसरा क्या हो जाएगा? सेकेंडरी। प्राइमरी यानी कि मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिसे बोल देते हो आप लोग, क्या बोलेंगे बच्चे? मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिसे आप लोग बोल देते हो। ठीक है, जिसे हम लोग प्राथमिक या मुख्य जनन अंग बोल देंगे। क्या बोल देंगे बच्चे? प्राथमिक या मुख्य जनन अंग बोल देंगे। अब इस प्राथमिक या मुख्य जनन अंग में बच्चे हम लोग किसकी बात कर लेते हैं? हम लोग बात करते हैं टेस्टिस का, वृषण। ध्यान रखना, वृषण, टेस्टिस। अब इसका काम क्या होता है? टेस्टिस का काम तो एक तो पहली बात गैमिट का फॉर्मेशन करता है। गैमिट बोले तो मेल, गैमिट बोले तो बच्चे क्या हो जाएगा? स्पर्म हो जाएगा। ठीक है, तो मेल गैमिट, और उसके साथ साथ सेक्स हार्मोन्स का भी निर्माण करता है बच्चे। सेक्स हार्मोन क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन। आगे चल के हम लोग बात करने वाले हैं इसके ऊपर भी। ओके, तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में क्या हो गया बच्चे? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में आपका हो गया वृषण, जिसे हिंदी में आप लोग वृषण बोलते हो और इंग्लिश में आप लोग टेस्टिस बोलते हो। गैमिट बनाएगा, गैमिट के साथ साथ हार्मोन्स का भी निर्माण करेगा। ठीक है, उसके बाद जब हार्मोन्स का भी निर्माण करेगा, उसके बाद क्या हो जाए? सेकेंडरी, यानी कि जिसे एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी बोलते हैं, सहायक लैंगिक अंग। क्या होगा बच्चे? एक्सेसरी यानी कि सेकेंडरी। ठीक है, सेकेंडरी यानी कि एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसे आप सहायक बोलते हो। वो मेन नहीं है, मेन वाले की सहायता करता है। ओके, तो अब इसमें आप किसकी बात कर लेते हो बच्चे? इसमें आप एपिडिडाइमस की बात कर लेते हो। ठीक है, क्या बात कर लेते हो बच्चे? एपिडिडाइमस हो जाएगा, वास डिफरेंस हो जाएगा, सेमाइनल वेसाइकल हो जाएगा, प्रोस्टेट ग्लैंड हो जाएगा, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड हो जाएगा, उसके साथ साथ यूरेथ्रा हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे? उसके साथ साथ यूरेथ्रा हो जाएगा। हम थोड़ा इसे जूम कर दे रहे हैं ताकि आप लोग इसे अच्छे से देख पाओ। ठीक है, आप लोग इसे अच्छे से देख पाओ, इसलिए मैं इसे जूम कर दे रहा हूँ। एक बार जस्ट मिनट बच्चे। हाँ, ठीक है, क्या होगा? एपिडिडाइमस हो गया, वास डिफरेंस हो गया, सेमिनल वेसाइकल हो गया, प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। और हाँ, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड को एक और नाम से जानते हैं आप लोग, हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा किस नाम से जानते हैं। कॉपर्स ग्लैंड के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसके बाद यूरेथ्रा हो जाएगा, जिसे आप लोग मूत्राशय बोलते हो, और पेनिस यानी कि एक्सटर्नल जेनिटेलिया की बात भी इसी में कर लिया गया। पेनिस होता है एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है। ठीक है, तो हम लोग जो मेन रिप्रोडक्टिव सिस्टम है बच्चे, उसमें हम लोगों ने क्या क्या देखा? जो मेन है उसमें सिर्फ हम लोगों ने एक के बारे में देखा। ठीक है, एक क्या हो जाएगा? वृषण यानी कि टेस्टिस। काम क्या करेगा? गैमिट बनाएगा और उसके साथ साथ सेक्स हार्मोन बनाएगा। ठीक है, गैमिट बनाएगा और उसके साथ साथ सेक्स हार्मोन बनाएगा बच्चे, तो इसका ध्यान रखना है आपको। ठीक है, उसके साथ साथ अगर मेन की बात करें तो मेन तो हो गया टेस्टिस। ठीक है, अब अगर सेकेंडरी की बात करें यानी कि सहायक ग्रंथियां की बात करें बच्चे, तो क्या हो जाएगा? सहायक ग्रंथियों में आपको देखने मिला एपिडिडाइमस। ठीक है, उसके बाद क्या मिलेगा? एपिडिडाइमस के बाद वास डिफरेंस, सेमिनल वेसाइकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, यूरेथ्रा और पेनिस। पेनिस को हम लोग एक्सटर्नल जेनिटेलिया बोलते हैं, ध्यान रखना है। ओके, तो अब हम लोग इतनी चीजें, अब एक सारी चीजों को एक एक करके पढ़ लेंगे। सबसे पहली बात हम लोग डिस्कस कर लेते हैं बच्चे। कई बार आपसे ये पूछ लिया जाता है कि वृषण कोश क्या होता है? वृषण कोश। ठीक है, उसी वृषण कोश को हम लोग स्क्रोटम इंग्लिश में बोल देते हैं। ठीक है, तो वृषण कोश की बात करेंगे बच्चे। सबसे पहली बात, ये प्रेजेंट कहाँ होता है? उदर गुहा के बाहर एक थैली के जैसा स्ट्रक्चर होता है बच्चे। उदर गुहा जो होता है उसके बाहर एक थैली के जैसा स्ट्रक्चर होता है बच्चे। उदर गुहा के बाहर एक थैली में स्थित होता है। ठीक है, इसका लोकेशन क्या हो जाएगा बच्चे? फिर अगर लोकेशन की हम लोग बात करेंगे तो लोकेशन इसका क्या हो जाएगा? लोकेशन की बात करेंगे हम लोग तो लोकेशन हो जाएगा उदर गुहा के बाहर एक थैली में। ठीक है,
उदर गुहा के बाहर एक थैली में, यानी कि यहाँ पे आपका लोकेशन लिखा हुआ है। स्क्रोटम जो होता है वृषण के तापमान को 2 से 2.5 डिग्री हाईलाइट कर लेना, इसको एग्जाम में कई बार पूछा गया है। स्क्रोटम वृषण के तापमान को 2 से 2.5 डिग्री कम रखने में मदद करता है बच्चे। क्या करता है? स्क्रोटम जो होता है आपको 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर, इंटरनल बॉडी टेम्परेचर जितना होता है उससे 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर को, टेस्टिस के टेम्परेचर को कम रखने में हेल्प करता है, जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि शुक्राणु जनन के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, शुक्राणु जनन के लिए 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर कम चाहिए होता है, इसलिए उसमें हेल्प करता है बच्चे। तो ध्यान रखना 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर जो है वो कम रखता है स्क्रोटम। ठीक है, अगर हम बात करें बच्चे टेस्टिस के बारे में, ठीक है, क्या हो जाएगा, टेस्टिस के बारे में ध्यान देना और इसको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं तो आपको इसको मिस नहीं करना है, बहुत अच्छे से इसको लर्न करना है। ठीक है, तो हम लोग अगर स्क्रोटम की बात करें, टेस्टिस की बात करें, तो टेस्टिस जो होता है बच्चे उसी स्क्रोटम के अंदर होता है। ठीक है, टेस्टिस क्या होता है, उस स्क्रोटम जो होता है ना, यानी कि जिसे वृषण कोश बोलते हैं, उसके अंदर सिचुएटेड होता है। ठीक है, प्रेजेंट इन स्क्रोटम, सही बात है। शेप क्या होता है बच्चे, इसका शेप जो हो जाता है वो अंडाकार हो जाता है, ओवल इन शेप हो जाता है। लेंथ की बात करेंगे, लंबाई की बात करेंगे तो 4 to 5 सेंटीमीटर होता है, 4 to 5 सेंटीमीटर इन लेंथ। ठीक है, लंबाई कितना हो गया, यहाँ पे लंबाई आप लोग देख पा रहे हैं कि 4 से 5 सेंटीमीटर यहाँ पे लंबाई है बच्चे। ठीक है, 4 से 5 सेंटीमीटर यहाँ पे लंबाई है। प्रेजेंट इन स्क्रोटम, अंडाकार होता है, लंबाई 4 से 5 सेंटीमीटर, लंबाई 4 से 5 सेंटीमीटर की होती है। ओके, और बच्चे इसके चौड़ाई यानी कि विड्थ की बात करेंगे तो विड्थ जो हो जाएगा वो आपका 2 से 3 सेंटीमीटर। ये एनसीईआरटी में बातें नहीं कही गई है, लेकिन हमने आपको एड ऑन कर दिया कि आपकी नॉलेज में भी हो जाएगा बच्चे। अगर वेट की बात करेंगे तो 10 से 15 ग्राम वेट होता है इसका, वेरी कर सकते हैं, 10 ग्राम का भी हो सकता है, 11 का भी हो सकता है, 12 का भी हो सकता है, 13 का भी हो सकता है, 14, 15, मतलब 10 से 15 के बीच में हो सकता है। सबसे पहली बात, जो टेस्टिस जो होगा ना बच्चे, जब हम लोग बात करेंगे टेस्टिस की, तो जो टेस्टिस होगा तो वो क्या होगा, पेयर्ड होगा बच्चे। कैसा होगा, पेयर्ड होगा। ठीक है ना, तो पेयर्ड होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे लिखा गया है टेस्टिस जो होते हैं पेयर्ड होते हैं। एक बार मैं फिर से रिकॉल करवा देता हूँ। प्रेजेंट इन स्क्रोटम, अंडाकार होते हैं। ठीक है, उसके बाद लंबाई की बात करेंगे 4 से 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 2 से 3 सेंटीमीटर, वेट 10 से 15 ग्राम, लगभग 10 से 15 ग्राम, और ये पेयर्ड होते हैं। ओके, इतना ध्यान इसके बारे में, इतनी चीजें इंफॉर्मेशन जो है वो ध्यान रखना बच्चे। जब हम लोग एक बात करते हैं टेस्टिस का, एक छोटा सा स्ट्रक्चर बना करके देख लेते हैं कि आगे टेस्टिस जो होता है वो दिखता कैसा है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देंगे बच्चे, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि इस तरीके से टेस्टिस है। ठीक है, अब इसके अंदर ये जो कुंडलित स्ट्रक्चर जो देख रहे हो ना आप, इसे हम लोग सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे, इसे जो आप लोग जैसे इसके अंदर, जैसे हमने इस तरीके से बना दिया, इस तरीके से बना दिया, ऐसे बना दिया, तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं बच्चे, जो ये है इसको हम लोग बोल देते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल, वृषण पालिकाएं बोल देते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या है बच्चे, टेस्टिकुलर लोब्यूल। ठीक है ना, ये टेस्टिकुलर लोब्यूल बोल दोगे या फिर वृषण पालिकाएं हिंदी में बोल दोगे, क्या हो जाएगा, वृषण पालिकाएं। ठीक है ना, जो इस तरीके से ऐसे बनाया गया, ये इस तरीके से बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो इनको आप टेस्टिकुलर लोब्यूल बोल देते हो। उसके बाद इसी टेस्टिकुलर लोब्यूल में, जैसे मान लो हमने एक टेस्टिकुलर लोब्यूल यहाँ बना लिया, अब इस टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर, इस टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है ऐसे। तो ये एक भी मिल सकता है, दो भी मिल सकता है, और तीन भी मिल सकता है एक के अंदर, जिसमें जैसे कि आप इसमें देख भी रहे हैं कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक है, यहाँ पे दो है, यहाँ पे क्या है, तीन है। ठीक है ना, तो एक से तीन हाई कुंडलित स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, जिसे आप सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हो। क्या कहते हैं बच्चे, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक है, ये वृषण पालिकाएं हैं। ठीक है ना, वृषण पालिका जिसे टेस्टिकुलर लोब्यूल बोल दिए। अब इस टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर
ठीक है, क्या 1 से 3 क्या मिल रहा है बच्चे? 1 से 3 कुंडलित शुक्र जनन नलिकाएं, जिसे आप सेमिनिफेरस टिब्यूल बोलते थे। ठीक है, 1 से 3, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी, शुक्र जनन नलिकाएं। ठीक है, यानी कि सेमिनिफेरस टिब्यूल्स। ये सब के सब क्या है? सेमिनिफेरस टिब्यूल्स है बच्चे। क्या है? सेमिनिफेरस टिब्यूल्स। और उसी सेमिनिफेरस टिब्यूल्स के अंदर क्या होता है? स्पर्म बनता है। ठीक है, तो ये हम लोग ओवरऑल एक टेस्टिस का स्ट्रक्चर देखें कि आखिर टेस्टिस जो होता है वो दिखता कैसे। टेस्टिस हमने ऐसे बना लिया एक, ठीक है, इसके अंदर हमने इस तरीके से एक कंपार्टमेंट बना लिया और उसके अंदर छोटे 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 क्या करेंगे? सेमनीफेरस टिब्यूल्स बना लेंगे बच्चे। ठीक है, सेमनीफेरस टिब्यूल्स बना लेंगे। ओके, तो अब हम लोग थोड़ी सी और आगे बात कर लेते हैं बच्चे। यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य है कि जस्ट वेट, प्रत्येक वृषण में 200 से 250 वृषण पालिकाएं उपस्थित होती है। एक वृषण की बात करेंगे बच्चे, जैसे मान लो ये एक वृषण, इसके अंदर ये छोटे छोटे कंपार्टमेंट कितने होंगे? 200 से 250 कंपार्टमेंट होंगे। ध्यान रखना, ये एनसीईआरटी की लाइन है। ठीक है, क्या है बच्चे? एनसीईआरटी की लाइन है, आप इसको ध्यान रखना। ठीक है ना? क्या है बच्चे? वृषण में, प्रत्येक वृषण में, यानी कि टेस्टिस तो दो होता है, एक ए हो गया और एक ए हो गया। ठीक है, तो प्रत्येक वृषण, अगर एक वृषण की बात करेंगे तो उसमें 200 से 250 ऐसे ऐसे कंपार्टमेंट मिलेंगे। अगर दोनों की बात कर लेंगे तो 400 से 500 कंपार्टमेंट देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसलिए प्रत्येक वृषण में 200 से 250 कंपार्टमेंट पालिकाएं उपस्थित होती है। प्रत्येक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर, यानी कि प्रत्येक वृषण के अंदर 1 से 3, प्रत्येक वृषण के अंदर 1 से 3 बच्चे, 1 से 3 क्या होता है? सेमनीफेरस टिब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना? सेमनीफेरस टिब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना? जो कि स्पर्म का फॉर्मेशन करते हैं बच्चे। जो काम क्या करते हैं? सेमनीफेरस टिब्यूल्स के अंदर ही तो स्पर्म का बनता है। ठीक है, जैसे हमने बताया कि एक टेस्टिस हुआ। ठीक है, अब इस टेस्टिस के अंदर आपको कंपार्टमेंट देखने को मिलेंगे, 200 से 250 कंपार्टमेंट। ठीक है, यहाँ पे दो ही कंपार्टमेंट, तीन ही कंपार्टमेंट आ पाया। अब इसके अंदर एक भी सेमनीफेरस टिब्यूल्स हो सकता है, और ऐसे 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 दो भी हो सकता है, और तीन भी हो सकता है एक के अंदर, इनसाइड दिस। ठीक है, टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर की बात हम लोग कर रहे हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं बच्चे, थोड़ा सा शुक्र जनन नलिका यानी कि सेमनीफेरस टिब्यूल्स के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार, कौन बाहर होता है, कौन किसके बाहर होता है, कौन बाहर होता है, कौन अंदर होता है, इसी पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इसलिए एक बार हम लोग इसे भी देख लेते हैं बच्चे। जब आप यहाँ ध्यान देंगे थोड़ा सा, तो जैसे शुक्र जनन नलिका की हम लोग बात कर रहे हैं बच्चे, किसकी बात कर रहे हैं? शुक्र जनन नलिका के बारे में बात कर रहे हैं। ये थोड़ा सा हम लोग अपना पेन जो है ना, इसका ये कम कर लें, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। ओके, तो जो शुक्र जनन नलिका होता है बच्चे, तो अब इस किसके इनसाइड और किसके आउटसाइड क्या होता है? अगर शुक्र जनन नलिका की हम लोग बात कर रहे हैं तो उसके भीतर की बात कर रहे हैं बच्चे। भीतर क्या होता है, यानी इनसाइड की तरफ क्या होता है? तो नर जनन कोशिका होता है, जो कि 2n होता है, जिसे आप लोग मेल जर्म सेल बोल देते हो। ठीक है, मेल जर्म सेल बोल देते हो। वही स्पर्मेटोगोनिया प्रेजेंट होता है, स्पर्मेटोगोनिया में मियोसिस होगा तो आपके शुक्राणु का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, शुक्राणु का निर्माण हो जाएगा। स्पर्मेटोगोनिया ही आगे चल के क्या बनाता है बच्चे? शुक्राणु बनाता है। ध्यान रखिएगा, ये पूरा प्रोसेस इनसाइड हो रहा है। ठीक है, कहाँ हो रहा है बच्चे? इनसाइड हो रहा है, लेकिन आउटसाइड की कहानी यहाँ है। आउटसाइड के बारे में अभी हम बात नहीं करें, इनसाइड यानी कि किसके इनसाइड? किसके इनसाइड बच्चे? तो शुक्र जनन नलिका यानी कि सेमनीफेरस टिब्यूल्स के इनसाइड की बात कर रहे हैं। क्या होगा? भीतर की तरफ इनसाइड की बात कर रहे हैं बच्चे, क्या होगा? नर जनन कोशिका, मेल जर्म सेल, जिसे स्पर्मेटोगोनिया प्रेजेंट होता है। स्पर्मेटोगोनिया मियोसिस होगा, आगे चल के क्या बन जाएगा बच्चे? स्पर्म का निर्माण हो जाएगा जी। ठीक है, अब थोड़ी सी बात आगे की कर लेते हैं। जैसे बाहर की बात करें, क्या हो जाएगा बच्चे? सेमिनिफेरस टिब्यूल्स के बाहर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इंटरस्टिशियल स्पेस प्रेजेंट होता है, जिसे अंतराली स्थल भी कहते हैं बच्चे। क्या हो जाएगा? इंटरस्टिशियल स्पेस प्रेजेंट होता है। क्या होता है बच्चे? इंटरस्टिशियल स्पेस प्रेजेंट होता है, जिसमें
इम्यूनोलॉजिकल मतलब एक दूसरा चीज है, इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब वो प्रतिरक्षा कोशिकाएं जिन्हें आप बोलते हैं, अब वो प्रतिरक्षा प्रोवाइड करते हैं, इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल भी प्रेजेंट होते हैं। और इसी इंटरस्टिशियल स्पेस में यानी कि अंतरालीय स्थल में लेडिक सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं, जो कि सीक्रेट करेंगे एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन। ध्यान रखने योग्य बातें हैं बच्चे, एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ। जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है, ठीक है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के भीतर की कहानी क्या है, नर जनन कोशिका है जो कि 2n होता है, मेल जर्म सेल बोलते हैं, स्पर्मेटोगोनिया प्रेजेंट होता है, उसी में मियोसिस होती है, आगे चल के स्पर्म बन जाता है, शुक्राणु बन जाता है, ठीक है। अगर बाहर की बात करें बच्चे, आउटसाइड, तो इंटरस्टिशियल स्पेस प्रेजेंट होता है, और उस इंटरस्टिशियल स्पेस को आप लोग अंतरालीय स्थल भी कह देते हो, जिसमें लीडिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं। लीडिक सेल क्या सीक्रेट करेंगे, एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन। उसी इंटरस्टिशियल स्पेस में बच्चे इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल प्रेजेंट होते हैं, जिसे प्रतिरक्षा कोशिकाएं भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा कौन अंदर कौन बाहर से क्वेश्चन आता है। पाथवे ऑफ स्पर्म फ्लो की बात कर लें बच्चे, पाथवे ऑफ स्पर्म फ्लो में क्या हो जाएगा, सबसे पहले स्पर्म फ्लो की पाथवे हम लोग देखने से पहले एक बार जरा इसके बारे में देख लेंगे। जैसे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में बना, ये बात आपको पता है, फिर रिटेटेस्टिस में जाएगा, फिर वसा फ्रेंसिया में जाएगा, फिर एपिडिडाइमस में जाएगा, फिर वास डिफरेंस में जाएगा, ठीक है। उसके बाद एपिडिडाइमस, वास डिफरेंस, उसके बाद इजैकुलेटरी डक्ट, यानी कि इजैकुलेटरी डक्ट में जिसे अस्खलन नलिका बोलते हैं, कुछ समय के लिए स्पर्म जो होता है, बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए स्पर्म क्या होता है यहाँ पे इजैकुलेटरी डक्ट में रुकता है, ठीक है। इसके बाद स्पर्म जो है पेनिस के थ्रू बाहर इजैकुलेट कर दिया जाता है। उसके बाद यूरेथ्रा होता है, पेनिस होता है, ठीक है। पेनिस के थ्रू क्या, यूरेथ्रा एक माध्यम है, जो कि यूरेथ्रा जो होता है ना बच्चे, यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं, यूरेथ्रा के बगल में आप ये लिख सकते हैं, कॉमन पैसेज होता है फॉर यूरिन एंड सीमेन, ठीक है। ये कॉमन पैसेज होता है यूरेथ्रा, यूरिन और सीमेन के लिए, ठीक है। तो और उसके बाद पेनिस के थ्रू बाहर इजैकुलेट कर दिया जाता है। तो ध्यान रखना है बच्चे, क्या हो जाएगा, पाथवे ऑफ स्पर्म फ्लो, पाथवे ऑफ स्पर्म फ्लो क्या हो जाएगा, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में बना, उसके बाद रिटेटेस्टिस के माध्यम मतलब द्वारा जो है वासाई फ्रेंसियम भेज दिया जाएगा, फिर एपिडिडाइमस में चला जाएगा, फिर वास डिफरेंस में, फिर इजैकुलेटरी डक्ट जहाँ पे कुछ समय के लिए स्पर्म जो है स्टोर भी होता है, ठीक है। उसके बाद यूरेथ्रा और फिर पेनिस के थ्रू बाहर एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है। बच्चे जनन ग्रंथियां की बात कर लेते हैं, जनन ग्रंथियां कौन कौन सी हो जाएंगी इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। अब पुरुष सहायक यानी कि जो मेल एक्सेसरी यानी कि जनन ग्रंथि की तो बात कर ही रहे हैं, पुरुष सहायक ग्रंथियां में सहायक ग्रंथि एक्सेसरी ग्लैंड कौन कौन से होते हैं उसके बारे में हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो बच्चे एक जोड़े शुक्राशय, सबसे पहले सेमिनल वेसाइकल की बात करी जा रही है। सेमिनल वेसाइकल जो होते हैं वो सिंगल नहीं होते हैं, पेयर्ड होते हैं, इसलिए लिखा गया है, बोला गया है एक जोड़े होते हैं। सेमिनल वेसाइकल कितने होते हैं, एक जोड़े होते हैं सेमिनल वेसाइकल। अब एक काम क्या करते हैं बच्चे, एक काम करते हैं, सीक्रेट सेमिनल फ्लूइड, सेमिनल फ्लूइड को सीक्रेट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देना, सीक्रेट सेमिनल फ्लूइड जो कि क्षारीय होता है और जिसमें फ्रक्टोज बहुत ज्यादा प्रेजेंट होता है, और वही फ्रक्टोज क्या करता है, फ्रक्टोज भी होता है, फाइब्रिनोजन भी होता है, और प्रोस्टाग्लैंडिन भी होता है, ठीक है। सेमिनल वेसाइकल क्या क्या सीक्रेट करता है, सेमिनल फ्लूइड सीक्रेट करता है, और उस सेमिनल फ्लूइड में फ्रक्टोज ज्यादा अमाउंट में होता है, फाइब्रिनोजन होता है, और प्रोस्टाग्लैंडिन प्रेजेंट होता है। ध्यान रखिएगा कौन कहाँ प्रेजेंट होता है, कौन किसको सीक्रेट करता है। अगर यहाँ से नीट में क्वेश्चन बनता है तो यही सारे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी बात है, मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ कि जो बच्चे हम लोग पुरुष सहायक ग्रंथियों के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि मेल एक्सेसरी ग्लैंड के बारे में बात कर रहे हैं, तो मेल एक्सेसरी ग्लैंड में हम लोग सबसे पहले क्या देख रहे हैं बच्चे, शुक्राशय।
सेमिनल वेसाइकल जो कि सिक्रेट करते हैं सेमिनल फ्लूइड। अब इस सेमिनल फ्लूइड क्षारीय होता है। अब इसमें होता क्या क्या है बच्चे, फ्रक्टोज होता है ज्यादा अमाउंट में, फाइब्रिनोजन होता है और प्रोस्टाग्लैंडिन। फ्रक्टोज ओवरऑल मतलब उसको मोटिलिटी के लिए जो एनर्जी स्पर्म को मिलनी चाहिए वो एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है। कौन सा, फ्रक्टोज। ठीक है, फ्रक्टोज एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है। उसके साथ साथ प्रोस्टेट ग्लैंड जो कि सिंगल होता है, ध्यान रखना। ठीक है, अब इसके सिक्रेशन क्या क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड क्या बनाता है, कैल्शियम बनाता है भाई। ठीक है, उसके साथ साथ बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ठीक है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड के बारे में हम लोग अभी थोड़ा देर पहले डिस्कस किए थे कि इसे कॉपर्स ग्लैंड के भी नाम से जानते हैं। तो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जो कि पेयर्ड होता है, इसे आप कॉर्पस क्या कहते हैं, कॉपर्स ग्लैंड भी बोल देते हो। अब ये क्या होता है बच्चे, प्रेजेंट बोथ साइड ऑफ द मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। यूरेथ्रा के मतलब दोनों साइड ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे जो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड या फिर जिसे आप कॉपर्स ग्लैंड बोल रहे हो वो दोनों साइड में प्रेजेंट होता है। ओके, अब थोड़ी सी एक और बात यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस करी है बच्चे कि एक क्षारीय द्रव स्रावित करता है जो अम्लीय माध्यम को उदासीन करके गुजरने वाले शुक्राणु की रक्षा करता है। आपको पता है कि जब जो यूरेथ्रा जो होता है, ये यूरेथ्रा आपका हो गया, आपको पता है यूरेथ्रा जो होता है वो कॉमन पैसेज होता है यूरिन के लिए और सीमन के लिए। तो यूरिन यहाँ से गया, ठीक है, सीमन भी जाएगा यहीं से। तो इसी के रिगार्डिंग ये बातें कही गई है कि आपका क्या कहते हैं, एक क्षारीय द्रव सिक्रिट करता है, बनाता है, जैसा कि हम लोगों ने अभी ऊपर देखा भी, जो अम्लीय माध्यम को उदासीन करके शुक्राणु की रक्षा करता है। अब इसके सिक्रेशन शिश्न को अस्नेहन में, अस्नेहन, ठीक है ना, अस्नेहन, यहाँ पे अस्नेहन गलत हो गया है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा अस्नेहन ऐसे लिख लेंगे, अस्नेहन। ठीक है ना, इस वाले अस्नेहन को आप लोग इम्प्रूव किए हो बच्चे, इस वाले स्नेहन को इसकी जगह पे ये वाला स्नेहन लिख, स्नेहन में मदद करता है। इसका सिक्रेशन क्या होता है, शिश्न को लुब्रिकेशन बोल सकते हैं एक तरीके से, शिश्न को लुब्रिकेशन में हेल्प करता है। ठीक है, अब देखना, ध्यान देना, यहाँ पे जो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है, सेमिनल वेसाइकल है, प्रोस्टेट ग्लैंड, ये सभी के सिक्रेशन को आप सेमिनल प्लाज्मा बोल देते हो। क्या बोल देते हो, सेमिनल प्लाज्मा। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, सेमिनल वेसाइकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, इन सभी के सिक्रेशन को हम लोग क्या बोल देते हैं बच्चे, सेमिनल प्लाज्मा बोल देते हैं। ठीक है, क्या बोल देते हैं, सेमिनल प्लाज्मा। देखना है यहाँ पे सेमिनल वेसाइकल के सिक्रेशन कौन कौन से हो जाएंगे, फाइब्रिनोजन, फ्रक्टोज और प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टेट ग्लैंड का कैल्शियम, बल्बो यूरेथ्रल का प्रेग्नेंट बोथ साइड मेम्ब्रेनस। ठीक है, अब इन सभी के सिक्रेशन को आप क्या बोल देते हो, सेमिनल प्लाज्मा। अब स्पर्मेटोजेनेसिस के थ्रू स्पर्म बनेगा। ठीक है, आपको ये बात पता है। ठीक है, अब स्पर्म यानी कि शुक्राणु, शुक्राणु जो होता है बच्चे यानी कि स्पर्म जो होता है, बहुत बढ़िया बात यहाँ पे मैं बताने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। आप लोगों को ये नहीं समझ में आता है कि जो स्पर्म होता है और सीमेन होता है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो स्पर्म जो है स्पर्मेटोजेनेसिस के थ्रू बन गया है, लेकिन स्पर्म जो है तब वो मतलब फर्टिलाइजेशन करेगा, बच्चा पैदा तब करेगा जब वो सीमेन में कन्वर्ट होगा। और सीमेन में कब कन्वर्ट होगा स्पर्म, जब उसको सेमिनल प्लाज्मा मिलेगा। ये जो सेमिनल प्लाज्मा यहाँ पे आप जो देख रहे हो, यहाँ पे जो आप सेमिनल प्लाज्मा देख रहे हो, इसके साथ क्या मिले, इसके साथ आकर के स्पर्म मिल जाए। ठीक है, इसके साथ क्या मिले, स्पर्म मिल जाए, तब आप इसे क्या कह देते हो, सीमेन। तब आप इसे सीमेन कह देते हो और ये सीमेन जो है वो फर्टिलाइजेशन करता है। ठीक है, तो यही बात यहाँ पे दिखाने की कोशिश की गई है बच्चे कि स्पर्मेटोजेनेसिस के थ्रू स्पर्म बन गया, तो वीर्य यानी कि सीमेन कब बनेगा, सीमेन तब बनेगा जब उसको क्या मिलेगा, ये सेमिनल प्लाज्मा मिलेगा। देखना यहाँ पे नोट में यहाँ पे दिया भी गया है कि स्पर्म प्लस सेमिनल प्लाज्मा इक्वल टू सीमेन, ध्यान रखना। अगर वीर्य की बात करते हैं यानी कि अब सीमेन की बात हम लोग करेंगे बच्चे,
तो वीर्य जो हो जाएगा इसका पीएच 7.2 टू 7.4 होता है, ध्यान रखना। ये अब उसके बाद हम लोग एक्सटर्नल जेनिटेलिया की बात कर लेते हैं। एक्सटर्नल जेनिटेलिया में क्या आ जाएगा, पेनिस आ जाएगा, जिसे हम लोग सिस्न कहते हैं। ठीक है, ये इरेक्टाइल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं इसमें। ध्यान रखना, एक बार नीट में क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन कौन से इरेक्टाइल टिश्यू जो होते हैं बच्चे वो प्रेजेंट होते हैं किसमें। तो सिस्न में जो होते हैं ना बच्चे इरेक्टाइल टिश्यू, वहां पे कोई बोन्स वगैरह नहीं होता है, जो इरेक्ट होता है तो बोन्स होता है, ऐसा कुछ नहीं है, वहां पे टिश्यू प्रेजेंट होते हैं बच्चे। ठीक है, जिसे आप लोग इरेक्टाइल टिश्यू को उत्तेजक टिश्यू भी बोल देते हैं, उत्तेजक उत्तक बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, उत्तेजक उत्तक बोल देते हैं। अब कर्पूरा कैबरनोसा, यहाँ पे कैबरनोसा जो है ना वो कट गया है थोड़ा सा, आप लोग एड ऑन कर सकते हैं। कर्पूरा कैबरनोसा 2 होता है, नंबर में कितना होता है, 2। तो 3 इरेक्टाइल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे पेनिस में। इरेक्टाइल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं 3, नंबर में कितने, 3 होते हैं बच्चे। तो 2 तो कर्पोरा कैबरनोसा हो जाएगा। ठीक है, और एक क्या हो जाएगा बच्चे, कर्पस एस्पॉन्जियोसम। यहाँ पे नंबर दिखाया भी गया है दोनों का, 2 हो जाएगा कर्पोरा कैबरनोसा और एक क्या हो जाएगा, कर्पस एस्पॉन्जियोसम। ठीक है, ये बात ध्यान में रखेंगे बच्चे। अब थोड़ी सी और आगे बढ़ें तो हम लोग सिस्न की जब सबसे बाहर देखोगे आप लोग, जैसे मान लो ये सिस्न हम लोग देख रहे हैं, तो ये जो फुला हुआ भाग होगा बच्चे, ये तो यूरेथ्रा हो जाएगा इसके अंदर। तो ये जो फुला हुआ भाग होगा इसे क्या कहेंगे बच्चे, इसे हम लोग सिस्न मुंड कह देते हैं। इसे क्या कह देते हैं, सिस्न मुंड कह देते हैं, यानी ग्लांस पेनिस जिसे बोल देते हैं। ये बच्चे फोर स्किन द्वारा कवर्ड होते हैं। जो ग्लांस पेनिस होता है ये किसके द्वारा कवर्ड होता है बच्चे, फोर स्किन द्वारा कवर्ड होता है, मतलब घिरा हुआ होता है ऊपर से, फोर स्किन द्वारा घिरा हुआ होता है। ठीक है, थोड़ा यहाँ पे ध्यान देंगे, यानी कि अंतिम फुला हुआ भाग जिसे आप सिस्नमून कह देते हो, ग्लांस पेनिस कह देते हो, कवर्ड बाय फोर स्किन, आग्रछद होता है बच्चे ग्लांस पेनिस के द्वारा। ठीक है, अब ओपनिंग, यानी कि अब जब आप इसे देख रहे हो तो इसे शिश्न मुंड कह दिया। अब इस शिश्न मुंड में एक छोटी सी ओपनिंग होती है, पोर होता है यहाँ पे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक छोटा सा पोर होता है। इस पोर को आप क्या कहते हैं बच्चे, इस पोर को कह देते हैं, यानी कि ओपनिंग यानी कि छिद्र ऑफ पेनिस को कह देते हैं यूरेथ्रल मेटस, यानी कि मूत्राशय मुख कह देते हैं। क्या कह देते हैं, यूरेथ्रल मेटस कह देते हैं। क्या कहते हैं बच्चे, यूरेथ्रल मेटस कह देते हैं। यूरिन एंड सीमेन दोनों जो होते हैं, यूरिन एंड सीमेन यानी कि वीर, दोनों शिश्न के द्वारा बाहर निकलते हैं। सही बात है, कॉमन पैसेज होता है। ठीक है, इसके थ्रू आप यूरिन को भी पास आउट करते हो और समय समय पे आप वीर्य को भी पास आउट करते हो। ठीक है बच्चे, तो इतना प्रोसेस हम लोगों का हो गया है। ओके, तो हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं। अब इसमें हम लोग थोड़ा सा स्पर्मेटोजेनेसिस की तरफ चलेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं आप लोगों को एक होमवर्क दूंगा, इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस को। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक होमवर्क देना चाहूंगा बच्चे, कि आप लोग, मैं यहाँ पे दे रहा हूँ होमवर्क आप लोगों के लिए रहेगा कि आप लोग ड्रॉ करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम। क्या करेंगे बच्चे, ड्रॉ अ वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मैंने पूरा नहीं लिखा है, ठीक है, मैंने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बोला है, ध्यान रखिएगा। आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक वेल लेवल डायग्राम ड्रॉ करना है, बनाना है, उसके बाद हम लोग आगे की बात नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।